हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्षम एकेडमी पर। और आज हम सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 के पॉलिटिकल साइंस IRC 2 के काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसकी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का हमारा प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। यानी किसी राज्य से यहाँ तात्पर्य है देश से, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पॉलिटिकल साइंस में अधिकतर देश के बदले राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि राज्य का यहाँ तात्पर्य देश से है। यानी किसी देश की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें, यानी किसी देश की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हमें वर्णन करना है। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। विद्वानों के लिए राज्य की उत्पत्ति सदैव ही जिज्ञासा का विषय रही है। राज्य की उत्पत्ति के विषय में कोई भी प्रामाणिक साक्ष्य या ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है जिससे यह ज्ञान होता हो कि राज्य की उत्पत्ति निश्चित रूप से कब हुआ, कैसे हुई है। यानी विद्वानों के लिए यह काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है यह पता करना कि आखिर राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि शुरुआती दौर में तो कोई तथ्य वगैरह हुआ नहीं करते थे। यानी ना ही तो कोई हमारे पास कोई प्रामाणिक साक्ष्य थे और ना ही तो कोई ऐतिहासिक साक्ष्य जिससे हमें यह पता चल पाए कि आखिरकार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो राज्य की उत्पत्ति के लिए हमें यह जानकारी नहीं प्राप्त है कि आखिरकार राज्य की उत्पत्ति हुई तो हुई कैसे है। तो ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में विचारकों ने कल्पना के आधार पर राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिनके आधार पर राज्य की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ स्टेट के सिद्धांतों को अनेक भागों में विभक्त किया गया है। यानी ऐतिहासिक तथ्य ना होने के कारण जो विद्वान थे उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अपनी कल्पना से यानी अपनी सोच के आधार पर कई सारे तर्क प्रस्तुत किए और उन्हीं तर्कों के हिसाब से अनेक सिद्धांतों का निर्माण हुआ, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य की उत्पत्ति से संबंधित मुख्य सिद्धांत निम्नांकित है। तो बेसिकली राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मुख्यतः 5 सिद्धांत मुख्य तौर पर निर्मित हैं, जिसमें से पहला हमारा है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। अब ना यह सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा कि इस सिद्धांत का कहना है बेसिकली कि यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अब तक का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। यानी हमें राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीन सिद्धांत हमें दैवीय उत्पत्ति के थ्रू ही मिलता है। यह सिद्धांत बताता है कि राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। यानी इस सिद्धांत का मानना था कि जो राज्य है वो मानवीय द्वारा नहीं बसाया गया, यानी राज्य का जो स्थापना हुई है, राज्य की स्थापना वो किसी मानव द्वारा नहीं की गई है, बल्कि इसका श्रेय ईश्वर को दिया गया है। ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। यहाँ पर राज्य को ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था माना गया है। ईश्वर राजा के रूप में अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करता है। चूंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, अतः राजा की आज्ञाओं का पालन करना प्रजा का परम पवित्र कर्तव्य है। यानी यहाँ साफ साफ कहा गया है कि जो राजा है वह ईश्वर का ही एक रूप है और उनकी आज्ञाओं का पालन करना प्रजा का परम कर्तव्य है, क्योंकि जो राजा है वो ईश्वर का ही एक रूप है। ऐसा दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत माना गया है। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांतों का समर्थन विविध धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। यानी इस सिद्धांत का जो व्याख्या है वो विभिन्न धर्म ग्रंथ में किया गया है। धर्म ग्रंथ जैसे विभिन्न धर्मों के अलग अलग ग्रंथ हैं, तो उसमें भी इसकी व्याख्या की गई है। और इसका व्याख्या सर्वप्रथम ईसाइयों के धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट द्वारा किया गया है। यानी जो इसका व्याख्या है वो ईसाइयों के धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है। इस संबंध में ईसाई संतों का कथन है कि राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु मिलेगा। यानी इस ग्रंथ के अनुसार जो राजा को ईश्वर का ही एक प्रतिनिधि बताया गया है और उनका मानना था कि
राजा के प्रति यदि आप कोई विद्रोह की भावना रखते हैं तो वह राजा के प्रति ना होकर ईश्वर के प्रति होगा और ऐसा करने पर उसे मृत्यु मिलेगा। ऐसा ईसाइयों के धर्मग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट का कहना था। इस सिद्धांत की चर्चा हमें यहूदी धर्म, महाभारत, मनुस्मृति आदि धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनाक्री में लिखा है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। यानी इसका कहना है कि सर्वप्रथम इस सिद्धांत की चर्चा ईसाई ग्रंथ के अलावा यहूदी धर्म, महाभारत, मनुस्मृति आदि जैसे धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। और स्टुअर्ट राजा एक स्टुअर्ट देश के एक राजा थे जिनका नाम जेम्स प्रथम था। उन्होंने अपनी पुस्तक लॉज ऑफ मॉर्की में लिखा है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। यानी राजा को ईश्वर का एक रूप इन्होंने माना है और इन्होंने दैवीय सिद्धांत को एक प्रकार से सपोर्ट किया है। किसने? जेम्स प्रथम ने। हमारा दूसरा सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित हमारा दूसरा सिद्धांत शक्ति सिद्धांत है। इस सिद्धांत का बेसिकली क्या कहना है ये चलिए देखते हैं। इसका कहना है कि शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण शक्ति है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य और शासन शक्ति पर आश्रित है। शक्ति से तात्पर्य बल प्रयोग से है। अर्थात इसका कहना है कि शक्ति सिद्धांत के अनुसार जो राज्य की उत्पत्ति का कारण शक्ति है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार राज्य और शासन शक्ति पर आश्रित है। शक्ति से तात्पर्य बल प्रयोग से है। जब शक्ति संपन्न लोगों ने अपनी शक्ति द्वारा निर्बलों को अपने अधीन कर लिया, शक्तिशाली समूह का नेता पराजित समूह का भी नेता हो गया। धीरे धीरे वह नेता इन समूहों का शासक हो गया। इसी क्रम से जनपद राज्य और साम्राज्य उत्पन्न हुए। इस सिद्धांत का यह कहना है कि आपको पता होगा कि पुराने समय में जो शक्तिशाली राजा महाराजा थे वह अपने राज्य के विस्तार के लिए बेसिकली जो उनसे दुर्बल राजा हुआ करते थे उन पर आक्रमण किया करते थे और उनके राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया करते थे। तो शक्ति सिद्धांत का यही कहना है कि जो शक्तिशाली राजा थे उन्होंने दुर्बलों पर अपना अधिकार जमाने के लिए पहले उन पर अपना आधिपत्य जमाया और धीरे धीरे वहाँ का नेता हुआ और नेता के बाद उन समूहों का शासक हो गया। इसी क्रम से जनपद राज और साम्राज्य उत्पन्न हुए। अगला हमारा सिद्धांत मातृसत्तात्मक सिद्धांत तथा पितृसत्तात्मक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का बेसिकली ये कहना ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मातृसत्तात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक मैक्लेलेन व मॉर्गन को माना जाता है। यानी इस सिद्धांत को बेसिकली समर्थन मैक्लेलेन व मॉर्गन विद्वान द्वारा दिया गया था। इन विद्वानों का मत है कि प्रारंभिक समाज की स्थिति मातृसत्तात्मक थी, जिसमें स्त्रियों की प्रधानता थी। पारिवारिक व्यवस्था तथा वंश परंपरा का निर्धारण स्त्रियों के आधार पर होता था। वर्तमान समय में भी कुछ जनजातियों में इस प्रकार की मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। अर्थात इन दोनों विद्वानों का कहना यह था कि जो प्रारंभिक समाज था यानी जो शुरुआती समाज था वह उस समय मातृसत्तात्मक सत्ता स्थापित थी। यानी जो समाज का जो बेसिकली सत्ता या एक प्रकार से हम कह सकते हैं व्यवस्था वह पूर्णतः स्त्रियों के अधीन था। यानी पारिवारिक व्यवस्था तथा वंश परंपरा का निर्धारण भी स्त्रियों के आधार पर होता था। वर्तमान समय में कुछ जनजातियों में इस प्रकार की मातृसत्तात्मक व्यवस्था आज भी पाई जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। हमारा अगला सिद्धांत है इसी के अंदर, वो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो सपोर्टर थे वो बेसिकली सर हेनरी मेन और डिग्विट थे। इनका मानना था कि जो प्रारंभिक सिद्धांत था वो पितृसत्तात्मक सिद्धांत के ये समर्थक थे। यानी जो प्रारंभिक समाज था वो एक पितृसत्तात्मक सिद्धांत था। आपको पता होगा भारत एक पितृ प्रधान देश है। यानी इसमें जो पुरुष हैं उनको एक अलग से अधिकार प्राप्त होते हैं और वो अपने परिवार को एक प्रकार से अपने परिवार के प्रति सारे डिसीजंस ले सकते हैं। उसी प्रकार जो डिग्विट और हेनरी मेन का भी यह मानना था कि जो प्रारंभिक समय था उस समय पितृसत्तात्मक सिद्धांत चलता था और उनका मानना था कि प्रारंभिक समाज में समाज की इकाई व्यक्ति ना होकर
परिवार होता था, यानी समाज की शुरुआत व्यक्ति से न होकर एक परिवार से होती थी। वंश परंपरा का निर्धारण पिता के आधार पर होता था तथा पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं थे। इनका मानना था कि शुरुआती दौर में पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों का कोई भी अधिकार नहीं हुआ करता था। वहाँ सिर्फ पुरुषों का ही आधिपत्य हुआ करता था और पुरुष ही सारे डिसीजंस लिया करते थे। संपूर्ण सत्ता परिवार के प्रधान मुखिया में केंद्रित होती थी तथा इसी आधार पर आगे चलकर राज्य का विकास हुआ। इस प्रकार परिवार से जाति, जातियों से समाज और समाज से राज्य का विकास हुआ। अर्थात इनका कहना है कि शुरुआत में जो राज्य का विकास की पहली इकाई जो थी वो थी परिवार, और परिवार से जाति का निर्माण हुआ, जातियों से समाज का निर्माण हुआ, और जबकि समाज से संपूर्ण राज्य का विकास हुआ। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आया होगा पितृसत्तात्मक। हमारा जो अगला सिद्धांत है वो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। हालांकि एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली सबकी हैंड राइटिंग सही नहीं होती, जिसमें से मैं भी एक हूँ। तो आप हैंड राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, आप कॉन्सेप्ट समझिए। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे और एग्ज़ाम से पहले आप इसे ज़रूर पढ़ कर जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वरीय संस्था ना होकर एक मानवीय संस्था है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते द्वारा किया है। समझौते से पूर्व प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। किन्हीं कारणों से व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था त्याग कर समझौते द्वारा राजनीतिक समाज की रचना की। अर्थात सामाजिक समझौते के सिद्धांत का यह कहना था कि जो राज्य का निर्माण है वो किसी भी प्रकार की ईश्वरीय संस्था नहीं है, बल्कि यह पूर्ण तरह से मानवीय संस्था है। अर्थात इसका निर्माण पूर्ण तरह से मानवों द्वारा हुआ है। इनका कहना था कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते द्वारा किया है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो राज्य का निर्माण है वो जितने भी सारे व्यक्ति हुआ करते थे उन्होंने अपने पारस्परिक समझौते यानी अपने समझौते के अनुसार एक राज्य का निर्माण किया। और शुरुआती दौर में जो व्यक्ति हुआ करते थे वो प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। किन्हीं कारणों से व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था को त्याग कर समझौते द्वारा राजनीतिक समाज की रचना की। हमारा जो आखिरी सिद्धांत है और पांचवा सिद्धांत है वो है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ना तो दैवी शक्ति के कारण हुई है और ना ही यह मनुष्य द्वारा जानबूझकर बनाई गई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति उसके प्राकृतिक विकास के क्रम पर आधारित है। यानी विकासवादी सिद्धांत का यह कहना था कि राज्य की उत्पत्ति ना ही तो दैवी शक्ति के कारण हुई है और ना ही मनुष्य द्वारा जानबूझकर बसाई गई है, बल्कि यह सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति उसके प्राकृतिक विकास के क्रम पर आधारित है। यानी मनुष्य का विकास जैसे जैसे होता गया उस प्रकार राज्य का विकास भी होते गया। इसमें किसी प्रकार के दैवी शक्ति या मनुष्य द्वारा जानबूझकर किसी भी राज्य को नहीं बसाया गया है, बल्कि प्राकृतिक विकास के क्रम में ही राज्य का विकास हुआ है। इसलिए इसे ऐतिहासिक सिद्धांत या हिस्टोरिकल थ्योरी भी कहा जाता है। राज्य के विकास संबंधी इस सिद्धांत का सारांश यही है कि जैसे जैसे समाज विकसित होता गया वैसे वैसे लोगों के हितों में वृद्धि होती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के विभिन्न वर्गों को अलग अलग अधिकार प्राप्त हो गए। इसी क्रमानुसार आगे चलकर राजनीतिक संगठन बने जिन्हें राज्य कहा गया। यानी यह साफ तौर पर लिखा गया है कि जो राज्य का निर्माण है वह किसी भी दैवीय शक्ति द्वारा नहीं हुआ है और ना ही मानव के पारस्परिक वार्तालाप द्वारा हुआ है, बल्कि राज्य का विकास प्राकृतिक तरीके से लगातार होता गया है। यानी जैसे जैसे मानव का विकास होता गया है उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता गया है और राज्य अंत में, और वही राज्य शुरुआत में राजनीतिक संगठन के नाम से जाने जाते थे जिन्हें आगे चलकर राज्य कहा गया। तो इन संपूर्ण सिद्धांतों का एक निष्कर्ष निकल कर यह आया है कि उपयुक्त विवेचन से
स्पष्ट है कि ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत ही राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। यानी जितने भी हमने सिद्धांत पढ़े उनमें से जो सबसे मान्य सिद्धांत बताया गया है वह विकासवादी सिद्धांत या राज्य की उत्पत्ति विकासवादी सिद्धांत को माना गया है। यानी ना ही तो राज्य का विकास इन्होंने दैवीय शक्ति द्वारा माना गया है, ना ही तो शक्ति के आधार पर राज्य का विकास हुआ है, बल्कि इनका मानना है कि राज्य का विकास ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के द्वारा ही हुआ है। राज्य कब और कैसे अस्तित्व में आया यह कहना उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार यह कहना है कि कब नैतिक नियम कानून बने, या बच्चा कब युवा हुआ या युवक कब प्रौढ़ बना। यानी राज्य का विकास का जो समय है वह बता पाना उतना ही मुश्किल है जितना बता पाना यह मुश्किल है कि नैतिक नियम कानून कब बने और बच्चा कब युवा हुआ या युवक कब प्रौढ़ बना। यह काफ़ी डीप मीनिंग का शब्द है, आप इस पर अमल करेंगे कि बच्चा कब युवा हुआ या युवक कब प्रौढ़ बना। इसकी हमें जानकारी या इसका हमें अनुमान नहीं होता कि बच्चा कब युवा हुआ और युवा से वह कब प्रौढ़ हो गए, यानी प्रौढ़ का यहाँ पर अर्थ है बूढ़ा से। तो उसी प्रकार राज्य का भी हमें यह जानकारी, राज्य के बारे में भी हमें यह नहीं पता चलता कि राज्य की उत्पत्ति कब हुई और उसका विकास कब हुआ। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।